हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं हूं जाला सिंह, लेके आई हूं आपके लिए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि सीटेट एंड क्यूज के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अलीजा whose locus of control is internal would attribute her failure in examination to। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। इसमें यह बताया गया जो अलीजा है उसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, मीन्स कि वो दूसरों पे ब्लेम नहीं करती है। वो इंट्रोवर्ट टाइप जो लोग होते हैं उस टाइप की है। तो वो अपना फेलियर, अगर वो परीक्षा में असफल हो जाती है तो वो किसे जिम्मेदार ठहराएगी। हमारा ऑप्शन है उसकी योग्यता की कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र की कठिनाई, दुर्भाग्य और अध्यापक का उसके प्रति पक्षपात। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए होगा। कभी भी जिसका भी लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है वो अपने आप को ही जिम्मेदार, मीन्स कि उसका ये रहता है कि अगर हम कहीं फेल हो रहे हैं तो उसमें हमारी ही कमी है, हमारी ही वजह से हम फेल हो रहे हैं। हमारे तैयारी करने में या फिर हमें समझने में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है तो इस वजह से हम फेल हो रहे हैं। तो उसकी योग्यता में कमी, वो किसको जिम्मेदार ठहराएगी कि उसकी योग्यता में कमी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए। एक टीचर है जो कि चाहती है कि उसके जो स्टूडेंट्स है वो इंटरनली मोटिवेट हो। मोटिवेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स कि हम जिसे हम जो मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है कि हमें ये करना है, हमें हमें ये बनना है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन। एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए हम, या फिर कोई कह दिया कि आपको आगे चल के क्या बनना है तो उस वजह से, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो कभी भी स्टूडेंट्स को इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता है। तो अगर एक टीचर चाहती है कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरनली मोटिवेटेड रहे, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए। उससे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। तो अगर हम प्रतियोगिता करेंगे तो प्रतियोगिता में बच्चे एक्सटर्नली मोटिवेटेड होंगे कि हमें प्रतियोगिता जीतनी है। वो टीचर के कहने पे प्रतियोगिता में भाग तो ले लेंगे और प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करेंगे। उससे ये नहीं होगा कि वो कुछ उनसे उनका ज्ञान होगा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं, वो सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए जो भी प्रतियोगिता जीतने, और बच्चों की तुलना करनी चाहिए। बच्चों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों की तुलना करने से उन्हें क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम अगर जीत भी गए, हमें जीतना चाहिए। तो ऐसे ये गलत बात है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। हमें क्या करना है, इंटरनली मोटिवेट करना है बच्चों को। बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। डर के वजह से या फिर चिंता करके बच्चे थोड़ा बहुत पास भी हो जाते हैं तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो बहुत लास्ट तक नहीं चलता है। जब डर खत्म हो गया तो फिर उसके बाद वो मेहनत करना छोड़ देंगे। भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अगर हम पुरस्कार देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, तो वो एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं बच्चे उन सब के लिए। बच्चों की जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो एंकरेज क्यूरियोसिटी, जो भी हमें बच्चों में क्यूरियोसिटी को एंकरेज करना चाहिए। और प्रमोट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक, हमें ये बताना चाहिए कि जो भी आप सीख रहे हैं वो आप अपने लिए सीखें, दूसरों को दिखाने के लिए या फिर दूसरों के लिए बाहर से मोटिवेट होकर आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उनको एंकरेज करना चाहिए क्यूरियोसिटी के लिए। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना से अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। What kind of intelligence is possessed by people who think more divergently than others in a novel situation। किसी भी नए सिचुएशन में अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग डायरेक्शंस में थिंकिंग करता है। अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस अगर किसी के दिमाग में आता है तो वो किस तरह का इंटेलिजेंस होगा। तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल वो होता है कि किसी और के व्यवहार या फिर उसके अच्छाई बुराई के बारे में हम जान सके, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। और या फिर टीचर जो होता है उनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, तभी वो दूसरे बच्चों को समझ सकता है।
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिसका इंटेलिजेंस, जिसको नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या फिर उनका इंटेलिजेंस उस साइड होता है, नेचर के साइड होता है, तो उसे हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो भी बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है उसे हम क्या, क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तभी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है, मीन्स कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विद डिफिकल्टीज इन। डिसलेक्सिया, हमें ये बताना है कि डिसलेक्सिया किस, इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया में बच्चों को कौन सी डिसेबिलिटी होती है। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो इसमें क्या, हियरिंग, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं है। ड्राइंग पिक्चर्स, ये भी डिसेबिलिटी नहीं है। मोटर मूवमेंट्स, ये भी डिसेबिलिटी नहीं है। रीडिंग डिसेबिलिटी, तो रीडिंग के साथ साथ इसमें राइटिंग भी लिखा है, तो हम इसी ऑप्शन को चूज करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग डिसेबिलिटी। वैसे राइटिंग डिसेबिलिटीज को डिस्ग्राफिया कहते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ रीडिंग कहीं नहीं है, इसलिए हम इसे रीडिंग एंड राइटिंग डिसेबिलिटी पे टिक करेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे अच्छे से किसी भी चीज को पढ़ नहीं पाते, जैसे कि बच्चे 71 को 17 पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो डिसेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर। हमें ये बताना है कि डेवलपमेंट दो दिशा में होती है, एक होता है सिफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल शीर्षगामी सिद्धांत और अधोगामी सिद्धांत। तो जो सिफेलोकॉर्डल होता है वो क्या होता है, सिर से पांव तक। इसमें यही पूछा गया है कि डेवलपमेंट सिर से पांव तक की दिशा में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है ये मध्य से अंतस्थ तक होता है, मीन्स की फ्रॉम मिडिल टू एक्सट्रीमिटीज, मीन्स की बीच से लेके, मध्य से लेके और एक्सट्रीमिटीज तक, बाहरी तक होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या पूछा है, सिर से पैरों तक। तो जो सिर से पैरों तक होता है उसे हम शीर्षगामी, शीर्ष मीन्स सिर, ऊपर से लेके और नीचे तक, सिर से पैरों तक होता है, उसे हम शीर्षगामी कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सिफेलोकॉर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा गया है। डेवलपमेंट्स के 4 डोमेन्स होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो 4 डोमेन्स में होता है। हम ऑप्शंस देख के बताना है, मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल। फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल। तो जो डेवलपमेंट होता है वो 4 तरीकों का होता है, 4 डोमेन्स होते हैं उसके, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। डेवलपमेंट 4 तरह से होता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। ये 4 डेवलपमेंट के टाइप्स होते हैं, टाइप्स कह लीजिए, डोमेन्स कह लीजिए, डेवलपमेंट के यही टाइप्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन सी है। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। हमें पता है कि फैमिली एंड रिलेटिव्स जो हैं वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन 2 तरह से होता है, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं फैमिली एंड रिलेटिव्स, एंड सेकेंडरी में आते हैं स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, गवर्नमेंट। फैमिली एंड रिलेटिव्स के अलावा जितने भी होते हैं वो बाकी सब सेकेंडरी में आते हैं। तो हमें पूछा है कि इसमें से प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है। तो फैमिली हमें 2 ही जगह दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ।
लेकिन फैमिली के साथ यहाँ मीडिया दिख रहा है, जो कि मीडिया क्या है, मीडिया एक सेकेंडरी एजेंसी है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। स्कूल एंड नेवर, ये भी हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। नेबरहुड एंड टीचर, ये भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन मेनली फैमिली एंड रिलेटिव्स आते हैं हमारे, जिससे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। तो फैमिली एंड नेबरहुड, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसीज हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार एवं पास पड़ोस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो जैसा कि हमें पता है, जो ग्रोथ होता है वो मात्रात्मक होता है, एंड जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक एंड गुणात्मक दोनों ही होता है। ग्रोथ वो होता है जिसे हम नाप सकते हैं, ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, एंड डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। तो ग्रोथ को कभी भी मापा जा सकता है, एंड ग्रोथ कभी भी फिजिकल चेंजेस जो हमारे अंदर होती हैं उसे हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, इसे हम ग्रोथ कहेंगे। हमारी वेट बढ़ती है, इसे हम ग्रोथ कहेंगे। लेकिन डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट में हमारा मानसिक विकास होता है। आईक्यू लेवल हम माप सकते हैं, लेकिन जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसे तो हम नहीं माप सकते हैं ना। तो डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या शामिल है, क्वांटिटी, मात्रात्मक। तो मात्रात्मक सिर्फ ग्रोथ होता है। अगर सिर्फ ग्रोथ पूछता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों होता है, एंड बोथ, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, क्वांटिटी भी होता है एंड क्वालिटेटिव भी होता है। ओनली फिजिकल चेंजेस, जो ओनली फिजिकल चेंजेस होता है हमारी बॉडी में उसे भी हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। लेकिन यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। जो दोनों ही चेंजेस हमारे मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक मीन्स जो हमारी हाइट वेट ये सब बढ़ रही है, ये तो वृद्धि में आ जाएंगी। एंड ग्रोथ जो हमारा इमोशनल संवेगात्मक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों ही शामिल है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी एंकरेज्ड बाय, जो भी बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता है, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो सोचता है, उसको हमें कैसे एंकरेज करना चाहिए। यूज ऑफ पनिशमेंट, बच्चों को पनिशमेंट तो हमें कभी देना ही नहीं है। फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट बच्चों को हमें नहीं देना है। ना ही बच्चों को हमें रट्टा मारने के लिए एनकरेज करना है। तो ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो कभी भी हम कॉन्सेप्ट्स जब सीखते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड का यूज नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, गिविंग मल्टीपल एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट्स हम तभी सीखते हैं जब अलग अलग एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गिविंग मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एंकरेज चिल्ड्रन टू रीजन। उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहना। बच्चे जब खुद से तर्क खोजेंगे तो वो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होंगे, और हमें उनको अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना होता है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश की ओर तरफ बढ़े। हमें ये बताना है कि हमें जो भी करिकुलम हमारा होना चाहिए, जो भी हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो भी हमारा सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम जो होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। मूविंग फ्रॉम एंड फ्रॉम टू मीन्स कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। जैसे कि कभी भी हम बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं, या फिर जो भी हमारा करिकुलम डेवलप होता है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। पहले हम बच्चों को सिंपल सिखाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिखाते हैं। तो हमारे ऑप्शन में सिंपल कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, तो हमें बच्चों को पहले मूर्त ज्ञान देनी चाहिए, उसके बाद अमूर्त ज्ञान देनी चाहिए। मूर्त मीन्स क्या होता है, जो चीजें हमारे सामने मौजूद हो, जिसे हम देख सकते हैं।
जैसे कि हम बच्चों को ट्रीज के बारे में बताना चाहते हैं, प्लांट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम बच्चों को प्लांट्स क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे, बच्चों को प्लांट्स दिखाएंगे, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अमूर्त की तरफ। अमूर्त की तरफ प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस हम बच्चों को दिखा नहीं सकते हैं, तो पहले हम प्लांट्स बच्चों को दिखाएंगे, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ये लीव्स है, ये स्टेम्स है, ये फ्लावर्स है, ये फ्रूट्स है। उसके बाद हम बच्चों को अमूर्त की ओर लेके जाएंगे। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर हमें नहीं लेके जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। उसके बाद हमें बच्चों को वैश्विक से स्थानिक या स्थानिक से स्थानीय से वैश्विक, स्थानीय मीन्स जो भी हमारे आसपास मौजूद है, लोकल। लोकल मीन्स हम बच्चों को अगर कुछ सिखाना हमें बच्चों को कुछ सिखाना है, जैसे कि इन्वायरमेंट, ईवीएस जो सब्जेक्ट है, वो पहले हम बच्चों को अपने आसपास के बारे में बताएंगे, जैसे कि प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। उसके बाद हम बच्चों को ग्लोबल लेवल पे, जब फिफ्थ तक एनवायरमेंट ईवीएस की बुक होती है, उसके बाद फिफ्थ से साइंस एंड सोशल की बुक हमारे में आते हैं। तो सोशल में हम बच्चों को क्या, हम पूरे वर्ल्ड के बारे में या फिर अपनी पूरी कंट्री के बारे में उनको बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, लोकल से उसे लोकल से ग्लोबल की ओर लेके जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, पहले कंक्रीट से हम एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जाएंगे, उसके बाद लोकल से ग्लोबल की। पहले मूर्त से अमूर्त चीजें सिखाएंगे बच्चों को। हमारा करिकुलम इस अकॉर्डिंग डेवलप होना चाहिए कि हम बच्चों को पहले मूर्त चीजें सिखाएं, उसके बाद अमूर्त चीजें सिखाएं। वैसे ही पहले बच्चों को हम स्थानीय चीजें सिखाएं, अपने गाँव के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में। उसके बाद हम पूरी कंट्रीज के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में वैश्विक स्तर पर उनको लेके जाए। तो हमारा जो सिलेबस होगा वो कैसा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की तरह डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका uses Vibgyor to make the students learn the sequence of 7 colors in a rainbow. This strategy for memorizing the sequence of color is called. हमने, आप लोगों ने भी ये याद किया होगा कि जब हम रेनबोज के कलर याद करते हैं तो उसको विबग्योर से याद करते हैं। इससे हमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ऐसे हम इसको याद करते हैं ताकि ये इजीली हमें याद हो जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये किस तरह से याद करना हुआ, मीन्स एंड एनालिसिस, निमोनिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, गोल डायरेक्टेड स्ट्रेटेजिक्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। किसी भी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में करके उसके फर्स्ट लेटर्स को का निमोनिक्स बना के याद करते हैं तो वो इजीली याद हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड होगा, निमोनिक्स होगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन इज निमोनिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, हमें ये बताना है इनमें से किस युग्म का मिलान सही है। क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिव वो कहा, क्रिएटिव इंसान उसे हम कहेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता हो, जो अलग अलग दिशाओं में सोचता हो, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग करता हो। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इंटेलिजेंस, अ यूनिटरी ट्रेट, इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, इंटेलिजेंस अलग अलग, जैसे कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बहुत सारे इंटेलिजेंस के टाइप होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते इंटेलिजेंस एक ही टाइप का होता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इंक्लूजन, एजुकेशन फॉर लर्नर विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल्स। इंक्लूजन मीन्स होता है कि हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएं एक ही स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में सारे ही बच्चों के लिए, कोई भी स्पेशल चिल्ड्रन हो, गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, सारे ही चिल्ड्रंस के लिए एक ही स्कूल में हम सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, ना कि स्पेशल स्कूल्स में उनको अलग अलग भेजें। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, ये बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसेबिलिटी जिसे होती है, जिससे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे हम कहते हैं कि इसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स दिए हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा और भी टाइप्स उन्होंने दिए, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो वो हम आगे पढ़ेंगे।
लेकिन अभी हमें ये बताना है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। इंटरपर्सनल इज रिलेटेड टू टू पर्सन, मीन्स कि इंटरपर्सनल कभी भी दो लोगों के बीच में संबंधित होता है। जैसे कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की मनोदशा, उसका भाव, का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति देखकर उसको प्रतिक्रिया दे सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो टीचर्स होते हैं उनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो होता है जब हमें स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करें। आत्मज्ञान जिसे हम कहते हैं, अगर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो बुद्ध भगवान थे उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उससे उनका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा था। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसका भाषाई बुद्धि जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस वो बहुत इजीली सीख लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? अ, जैसे कि माना जाता है कि लड़कियां हमेशा रोती रहती हैं, लड़के कभी रोते ही नहीं हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप, कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के ये काम नहीं कर सकते हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है, ऐसे जेंडर रूढ़िबद्धता हम कहते हैं। और सीटेट में ये एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इस जेंडर रूढ़िबद्धता से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? हमें ये बताना है कि कौन सी इनमें से, जैसे कि कलर ऑफ आईज, इंटेलिजेंस, मोरल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, इनमें चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अनुवांशिकता से प्राप्त हुई है, जैसे कि हेरिडिटी से, हमारे पेरेंट्स के जीन से प्राप्त हुई है हमें। तो जो कलर ऑफ आईज होता है ये तो हमारी हेरिडिटी, जैसा हमारे जैसे कि जो भी हमें जीन्स के थ्रू मिले हुए हैं, जैसे हेरिडिटी के थ्रू मिले हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, अगर हम इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल, ये चेंज होता रहता है, लेकिन हम अपनी आंखों का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। मोरल डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है, हम जिस सोसाइटी में रहेंगे वहाँ के मोरल्स हमारे अंदर डेवलप होंगे। सोशल स्किल्स भी वही होगा, सामाजिक सामाजिक कौशल्स जो होता है, हम समाज के अनुसार, जिस समाज में रहते हैं उसके अनुसार हमारे अंदर सामाजिक कौशल्स विकसित होते हैं। तो जो हेरिडिटी के थ्रू होता है वो कलर्स ऑफ आइज, हम अपने आइज के कलर्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, ये सारे तो हम चेंज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ज़्यादा पढ़ के बदल सकते हैं। मोरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलप स्किल्स भी हम अपने सोसाइटी के थ्रू, अगर हम अभी इस सोसाइटी में अभी दूसरे सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ के मोरल डेवलपमेंट्स, वहाँ के मोरल हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे, वहाँ के स्किल्स हम सीख लेंगे। तो जो हेरिडिटी के थ्रू आता है हमारे अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? कलर्स ऑफ आईज। जो कलर ऑफ आई है हमारा, वो हमें हेरिडिटी से मिलता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कलर ऑफ आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? जो बच्चे होते हैं उनमें ज्ञान की संरचना कैसे होती है? तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन बिल्कुल सही है, वो एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीजों को, तभी उनमें ज्ञान की संरचना मीन्स की ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उससे। एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट्स करके, बिल्कुल सही है। खेल द्वारा, खेल द्वारा ज्ञान की संरचना नहीं होती है। इंटरेक्शन ऑफ पीयर्स एंड एडल्ट, कभी भी है जब दो लोगों में इंटरेक्शन होता है या फिर अपने पीयर्स में इंटरेक्ट करते तो भी वो कुछ ना कुछ सीखते ही है। और खेल द्वारा भी हम सीखते ही हैं, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं चारों ही ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना होगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति है। हमें ये बताना है कि अगर हमें फोन नंबर्स याद करने होते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं, उसको 3 या 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको याद करते हैं। तो हमें बताना है इसे हम क्या कहते हैं? चंकिंग, एनकोडिंग, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन। तो हमें ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं,
उस 10 नंबर्स को खंडीकरण कर रहे हैं, मीन्स कि खंड में भागों में उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चंकिंग कहते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखाई में, लिखाई में मीन्स राइटिंग डिसेबिलिटी है उसे। प्राथमिक स्तर परीक्षा उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर दर्शाता है। तो भी उससे होते जैसे कि हम लिखते हैं तो जो बीच में स्पेस होता है, वो इस स्पेस में उसे चुनौती महसूस होती है, मीन्स वो स्पेस देना भूल जाती है, या फिर बहुत ज्यादा स्पेस दे देती है, या फिर उसको मात्राओं में गलती करने की आदत हो गई है। तो हम इस अधिगम विकार को क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो डिसलेक्सिया तो हो गया रीडिंग डिसेबिलिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होता है वो राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें बच्चे लिख नहीं पाते हैं, लिखने में असक्षम होते हैं। डिस्कैलकुलिया हो गया हमारा, मैथमेटिकल्स जो डिसेबिलिटी, कैलकुलेशन डिसेबिलिटी होती है उसमें डिसलेक्सिया डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ये क्या होता है, इसमें बच्चा एक जगह पर स्थिर अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, बच्चा स्थिर बैठ नहीं पाता है, वो स्थिर अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, किसी बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसे हम एडीएचडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। हमें ये बताना है कि इनमें से ऑड वन आउट मीन्स कि इसमें चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, टर्टल्स। तो इन पांचों को अगर हम देखें तो क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है, डक भी पानी में रहता है, फिश भी पानी में रहती है, एंड टर्टल्स भी पानी में रहता है। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, क्रो हो जाएगा। क्रो क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, सबसे भिन्न है, मतलब बेस्ट ऑप्शन क्रो हो जाएगा। द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। हमें ये बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो हम सबको ये बात पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। आप लोग कमेंट में अपने स्कोर्स जरूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स सही है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी बेहतरीन क्वेश्चन।